डॉक्टर्स, वेलकम टू स्काई मेडिकल। आज हम पढ़ेंगे हाइपरनेट्रीमिया के बारे में। गोइंग टू हाइपरनेट्रीमिया, उससे पहले हम कौन कौन सी चीज़ों को आज देखना है हमने वो बात कर लेते हैं कि हमने हाइपरनेट्रीमिया की डेफिनेशन, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, ट्रीटमेंट और समरी को देखना है। तो डेफिनेशन क्या है हाइपरनेट्रीमिया की? जो डेफिनेशन है, या हाइपरनेट्रीमिया कब कहा जाता है? जब बॉडी में सीरम सोडियम लेवल मोर देन 145 हो। और नॉर्मल लेवल्स क्या होते हैं? 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट जो है नॉर्मल सोडियम लेवल्स होते हैं बॉडी में। अगर उससे बढ़ जाए तो इसे कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। कॉजेस क्या हो सकते हैं हाइपरनेट्रीमिया के, उसकी बात करते हैं। उससे पहले ये किन पेशेंट्स में होता है, किन लोगों में ये होता है जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट होते हैं पेशेंट्स, और 1% हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में हाइपरनेट्रीमिया हमें मिलता है। तो इसकी मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, 40% मोर्टेलिटी रेट है इन पेशेंट्स का। इफ़ पेशेंट्स एडमिट इन इंटेंसिव केयर यूनिट्स और हैव हाइपरनेट्रीमिया तो इसमें 40% रेट है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: हाइपोवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया, यूवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। हमने पहली जो हाइपोनेट्रीमिया की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे भी यही 3 टाइप्स से हाइपोवोलेमिक, हाइपरवोलेमिक एंड यूवोलेमिक। यहाँ पे भी यही है। हाइपोवोलेमिक का मतलब क्या है? हाइपोवोलेमिक का मतलब है वाटर लॉस, वाटर कमी। बॉडी में जब पानी की कमी होगी तो क्या होगा? जब बॉडी पानी कमी होगी, ECF में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और वेसल्स में कमी होगी तो सॉल्यूट कंटेंट बढ़ जाएगा। जब सॉल्यूट कंटेंट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? सॉल्यूट कंटेंट शो करेगा बॉडी को कि हाइपोवोलेमिया में पेशेंट है। उसका एक एग्जांपल है, वो है ऑस्मोटिक डायरिया। और दूसरे कौन कौन सी तरीके से वाटर बॉडी से लॉस हो सकता है? इनसेंसिबल लॉस कहते हैं। स्वेटिंग की वजह से वाटर लॉस होना शुरू हो गया। पेशेंट को जो है एक्सरसाइजेस में है और इंटेंसिव एक्सरसाइजेस कर रहा है जिसकी वजह से बॉडी से वाटर लॉस हो सकता है। हीट एक्सपोजर है, सीवियर बर्न्स हैं और पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन पर है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइपोवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। उसके अलावा दूसरे एग्जांपल्स कौन से हो सकते हैं? और हो सकता है डायरेटिक थेरेपी। डायरेटिक थेरेपी में कौन सी? लूप डायरेटिक्स जो हैं वो ऑस्मोटिक डायरिया कॉज करवा सकते हैं या बॉडी से जो है वाटर को रिलीज़ करवा सकते हैं। जब वाटर रिलीज़ होगा, लूज़ होगा बॉडी से, तो इट्स आल्सो एग्जांपल ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। कौन सा? हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। तो हमने हाइपोवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया को कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे यूवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया की। यूवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया का एक ही एग्जांपल है, वो है डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस कब होती है? और उसके 2 टाइप्स हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस इट्स एग्जाम्पल ऑफ यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। इसमें आपकी बॉडी से एड्रिनल ग्लैंड से एडीएच निकलता है जो है कंसंट्रेशन करवाता है यूरिन की। अगर वो इनअप्रोप्रिएट वर्क कर रहा है या वो नहीं निकल पा रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन नहीं बनेगी और बॉडी से वाटर लूज होना शुरू हो जाएगा। और जबकि सोडियम लेवल्स बॉडी में नॉर्मल होते हैं तो बॉडी क्या डिटेक्ट करेगी कि हाइपर जो है नेट्रीमिया है। अब वो कौन सा हाइपरनेट्रीमिया है? वो है यूवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। 2 टाइप की जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। एक सेंट्रल टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। सेंट्रल टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? इम्पेयर्ड हो जाता है वेसोप्रेसिन सीक्रेशन ही नहीं हो रही क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है पिट्यूटरी में। और द सेकंड वन इज़ द नेफ्रोजेनिक टाइप ऑफ डायबिटीज़ इंसिपिडस। उसमें क्या रेजिस्टेंस कहाँ पर? किडनीज पर रेजिस्टेंस है। वेसोप्रेसिन जो है वो निकल ही नहीं है, रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो दोनों टाइप हो सकती हैं जो कॉज करवाएं यूवोलेमिक टाइप ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। अब बात करते हैं हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया वर्ड आपको बता रहा है कि पानी भर गया है, हाइपरवोलेमिया हुआ है। पानी क्यों बढ़ा है? कि आपने बाहर से इनटेक किया है, अच्छा खासा पानी आपने ले लिया है और वो पानी जिसमें सोडियम कंसंट्रेशन भी अच्छी खासी हो, सॉल्यूट्स भी ज़्यादा हों, वो पानी पी लिया है। तो पैरेंटल और एंट्रल फीडिंग ज़्यादा हो सकती है जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हुआ है और पानी भर गया बॉडी में और थर्ड स्पेसिंग शुरू हो गई है। या आपने जो है सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा कर ली है, सॉल्ट ज़्यादा ले लिया है, सॉल्ट वाली चीज़ें ले ली जिसकी वजह से भी हो सकता है। थर्ड एग्जांपल ऑफ दीज पेशेंट्स आर क्रोनिक किडनी डिजीज़। क्रोनिक किडनी डिजीज़ में क्या होता है कि
पानी और जो है सॉल्यूट्स वो फिल्टर्ड आउट नहीं होते। जब वो फिल्टर आउट नहीं होंगे तो क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन बढ़ जाती है बॉडी में, वहीं पे रहते हैं, विच कैन कॉज हाइपरनेट्रीमिया एंड हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। इसमें एडिमा होती है, पेरिफेरल एडिमा हो जाती है। तो वो पेटिंग भी हो सकती है, नॉन पेटिंग भी हो सकती है, वो अलग एक डिस्कशन है जो हम करेंगे आगे। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स आपको जो आपने थ्री टाइप्स पढ़ी हैं उसी पे डिपेंडेंट है। पेशेंट को होगा क्या, अगर एक्यूटली हाइपरनेट्रीमिया फॉर्म हुआ है तो पेशेंट जो है कि बॉडी में क्या चेंजिंग आएंगी। अब मैं आपको वो एक बार समझा देता हूँ चीज़ कि ये आपके ब्रेन सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स में, और ये आपकी वेसल्स हैं। ब्रेन सेल्स में जो है नॉर्मल वाटर और कॉन्स्टिट्यूट है, और आपकी बॉडी में क्या है, जो है पानी कम है वेसल्स में और सॉल्यूट ज़्यादा है। तो पानी कहाँ जाता है भाई, पानी आता है जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा हो, पानी कम हो तो लो फ्लो तो हाई फ्लो हो जाता है। ठीक है, पानी यहाँ कम है तो पानी यहाँ निकलेगा बाहर, वेसल्स में आएगा तो सेल्स क्या हो जाएंगे, सेल्स हो जाएंगे श्रिंक। जब श्रिंक सेल हो जाएंगे तो पेशेंट को सिम्टम्स क्या होंगे, ब्रेन के सबसे सिम्टम्स होंगे, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे पेशेंट को। तो पेशेंट्स को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं। पहली बात, अगर एक्यूटली डेवलप हुआ है हाइपरनेट्रीमिया तो क्या कौन कौन से जो हैं वो क्लिनिकल फीचर्स पेशेंट प्रेजेंट करेगा, इरिटेबल होगा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगा पेशेंट को, हो सकता है। ठीक है, और मेंटल स्टेटस जो अल्टर हो सकती है, वीकनेस, न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी हो सकती है, और आखिर में पेशेंट डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कोमा और जो है आपके न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस की वजह से। तो 50% इंसेफेलोपैथी अगर हो जाए या इंसेफेलोपैथी आपको सस्पेक्ट, तो प्रोग्नोसिस क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस है। दिस इज़ दी निमोनिक, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये सारे क्लिनिकल फीचर्स आपको पेशेंट से मिलते हैं। कौन कौन से, फ्लश स्किन, रेस्टलेस, इंक्रीज फ्लूइड रिटेंशन एंड इंक्रीज बीपी, ब्लड प्रेशर, एडिमा मिल सकती है पेशेंट में, डिक्रीज यूरिन आउटपुट एंड ड्राई माउथ मिल सकता है। तो इससे निमोनिक इज फ्राइड साल्ट, फ्राइड एफ फॉर फीवर एंड फ्लश स्किन, आर फॉर रेस्टलेसनेस इरिटेबिलिटी मिलेगा, I for increased fluid retention and increased blood pressures, and E for edema, and D for decreased urine output and decreased dry mouth। तो ये सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं इन पेशेंट्स। डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप एज ए डॉक्टर आपके लिए जो है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी जो है मोस्टली चीज़ों को जो है रूल आउट कर लेती है। हिस्ट्री में आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए जो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो डॉक्टर्स बोलना पूछ जाते हैं। थर्स्ट के बारे में पूछना है, थर्स्ट कितनी लगती है, पॉलीयूरिया तो नहीं हो रहा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर लॉस क्या है, डायरिया तो नहीं हो रहा, ये सारे अपने क्वेश्चंस पूछने हैं पेशेंट से। और क्रोनिक किडनी डिजीज़, किडनी डिसऑर्डर्स तो नहीं है पेशेंट को, जन बॉडी वीकनेस के अलावा और कोई चीज़ तो नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एग्जामिनेशन आपकी अच्छी होनी, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो आपको बताएगी कि वाटर डेफिसिट कितना है, पेशेंट की स्किन आपको बताएगी कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। इसके बाद हम जाएंगे लैब्स पर। लैब्स में आपने लैब्स में आपने जो चीज़ें करवानी है वो हैं पहले सोडियम लेवल्स, उसके बाद सीरम ऑस्मोलैरिटी और सीरम यूरिन ऑस्मोलैरिटी चेक करनी है पेशेंट की कि पानी कितना है बॉडी में, और फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा पेशेंट का, फ्लूइड डिक्रीज तो नहीं हो गया, यूरिन में ज़्यादा सोडियम लेवल्स तो नहीं आ रहे, या पानी कितना है, सॉल्यूट कितना है यूरिन में। तो आपने इसी से आपने जो है डायग्नोज करना है पेशेंट को। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। मैनेजमेंट डिटरमाइन करनी पड़ती है 3 चीज़ के, रेट ऑफ करेक्शन क्या है पेशेंट करना है हमने, एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ अंडरलाइंग अदर कंडीशन है कि नहीं है, और हमारा गोल क्या होना चाहिए कि नॉर्मली 145 तक सोडियम को लाना है, और दिन में कितना सोडियम कम करना है, क्योंकि एक्यूट सोडियम चेंजिंग करना सेट करना भी पेशेंट को जो है मौत के मुंह में ले जा सकता है, तो या पेशेंट के लिए कॉम्प्लिकेशंस बना सकता है। तो हमने ये चीज़ें देखनी है पेशेंट में। अगर पेशेंट को एक्यूटली डेवलप हुआ है हाइपरनेट्रीमिया तो आपने मैनेज भी एक्यूटली करना है। तो ये आपकी डायग्नोसिस पे और आपके जो है उस पे लैब्स की जो है डिवीजन में पता पड़ेगा आपको कि एक्यूट डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सिम्टम्स पे भी अगर डेवलप एक्यूट हुआ है तो आपने करना क्या है, 5% डेक्सट्रोज या 0.45%
सेलाइन देना, कितना 5% डेक्सट्रोज और 0.45% नॉर्मल सेलाइन देना है। 0.45% में क्या होगा, जो है सोडियम क्लोराइड की लेवल्स है वो कम होगी, पानी ज़्यादा होगा। ठीक है, कितने देना है इनिशियल रेट पर 50 to 70 ml पर आवर के हिसाब से देना है, और पेशेंट को की लैब्स को देखना है कि कितनी मैनेज हो रही है और कितना जो है सोडियम लेवल्स कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने एक्यूट पेशेंट में नॉन एक्यूट पेशेंट में आपने एक्यूट ट्रीट किया तो वो क्या करवाएगा, वो फिर से वही सिम्टम्स जो है इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, सेल श्रिंकेज और दूसरे मसले जो हमने न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स पढ़े थे वो सारे कॉज करवाएगा। The risk of treatment-related complication is increased due to cerebral adaptation to chronic hyperosmolar state। अगर chronic है और आपने उसको जो है acute मैनेज किया तो आपकी cerebral adaptation जो है वो जो है compromise हो जाएगी। ठीक है, and the plasma sodium should be lowered at the rate of 5 to 8 milli equivalent per day। तो आपने जो करेक्ट करना है सोडियम को वो 5 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर डे करना है, वरना जो है माइलिनोसिस हो सकती है। हमने माइलिनोसिस हाइपोनेट्रीमिया में पढ़ा था कि करेक्शन के दौरान हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे भी हमने इसी चीज़ का ख्याल रखना है। दिस इज रिपीटेशन के मैंने आपको बता दिया कि कितना देना है, 5% डेक्सट्रोज वाटर और क्वार्टर नॉर्मल सेलाइन 0.45% आप नॉर्मल सेलाइन जो है IV देना है पेशेंट को। और अगर पेशेंट हाइपर वॉल्यूमिक टाइप ऑफ जो है हाइपरनेट्रीमिया में है जिसमें पानी ज़्यादा है, वहाँ पे क्या करना है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करनी है। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से क्या होगा, 500 to 700 फ्लूइड पर डे में आप देंगे ml, तो जो है सॉल्यूट्स आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे और पानी नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा और पेशेंट के सिम्टम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ द समरी फॉर्म ऑफ द ऑल टॉपिक कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट सोडियम जो नॉर्मल है और मोर देन 145 हाइपरनेट्रीमिया है। 3 टाइप्स के हमने हाइपरनेट्रीमियास पढ़ लिए, हाइपोवॉलेमिक, यूवॉलेमिक, हाइपरवॉलेमिक। उनके हमने एग्जांपल्स पढ़ लिए। हाइपोवॉलेमिक में क्रॉनिक डायरिया हो गया, एक्सेसिव स्वेट, डायूरेटिक्स और हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट आ गए। यूवॉलेमिक में डायबिटीज इंसिपिडस और हाइपरवॉलेमिक टाइप में आपका एंट्रल और पेरेंटल फीडिंग और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सॉल्ट हो गई। हमने इसकी क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लिए, जिसका हमने एग्जांपल था फ्राइड साल्ट, हमने निमोनिक पढ़ा था, और मैनेजमेंट पढ़ ली। मैनेजमेंट में कितने मैनेज करना है, 5 to 8 मिली इक्विवेलेंट पर डे पे टारगेटली आपने सेट करना है कि जो है सोडियम को कम किया जाए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा करेंगे तो मेलिनोसिस होगी। तो हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, कोशिश करूँगा सॉल्व कर दो। थैंक यू।